नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। दस्तक में बात आज उस गुजरात दंगे की जिसकी कुछ अनकही कहानियां हैं। कुछ ऐसा सच है जो आ नहीं पाया सामने, लेकिन इस सच के साथ साथ दरअसल न सिर्फ पुलिस बल्कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की भी वो तमाम रिपोर्ट है जो दंगे के तुरंत बाद अगले 48 घंटे तक भेजी जा रही थी और सरकार खामोश थी। तो अगले 1 घंटे तक आज तक पर आप देखेंगे गुजरात दंगे के अनदेखे दस्तावेज। दंगे से पहले और दंगे के दौरान कैसे पुलिस कंट्रोल रूम को दंगे की आशंका के संदेश मिल रहे थे, सरकार उस पर क्या कर रही थी, इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले दरअसल जिक्र इस बात का कि यह पूरा मसला निकला कहां से और ये दस्तावेज जो आज तक के पास हैं ये आए कैसे। 27 फरवरी 2002 सुबह 7:43 साबरमती एक्सप्रेस गोधरा स्टेशन पर पहुंची। उस ट्रेन में अयोध्या से लौट रहे तीर्थयात्री बैठे थे। जैसे ही ट्रेन खुली, लोगों ने इमरजेंसी ब्रेक दबा दिया, क्योंकि ट्रेन के कोच नंबर S6 और 7 में आग लग गई थी। इस हत्याकांड में 59 मासूम लोग जलकर मर गए। इस गोधरा कांड के बाद फैले भयानक दंगे ने 1044 लोगों की जान ले ली। गुजरात में बीजेपी के बहुत से नेताओं का दावा है कि दंगे तो गोधरा कांड की स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 मार्च को स्टार न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में कहा, गोधरा की स्वाभाविक प्रतिक्रिया में दंगे हुए। हम गोधरा और उसके बाद जो कुछ हुआ उसकी संयुक्त जांच कराएंगे। गुजरात सरकार के तत्कालीन प्रवक्ता भरत पांड्या ने 19 मार्च को बीबीसी से कहा, दंगा तो मुसलमानों के खिलाफ पनपे गुस्से की वजह से हिंदुओं का स्वाभाविक जवाबी हमला था। कश्मीर और भारत के दूसरे हिस्सों में फैली हिंसा में मुसलमानों की भूमिका से हिंदू बौखलाए हुए हैं। मार्च 2002 में आरएसएस की ऑल इंडिया जनरल काउंसिल की बैठक में एक प्रस्ताव पास हुआ। उस प्रस्ताव में गोधरा के बाद फैली हिंसा को साबरमती एक्सप्रेस में लगी आग का स्वाभाविक और सहज प्रतिक्रिया बताया गया। लेकिन वो दंगा लोगों के गुस्से का तत्काल नतीजा नहीं था। दंगा भड़कने से काफी पहले ही बीएचपी के नेता भीड़ को भड़का रहे थे और पुलिस भी उस खतरनाक साजिश से वाकिफ थी। आज आप पहली बार पुलिस कंट्रोल रूम के संदेश और सूबे के इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट को देखेंगे, जिन्हें गोधरा कांड के तुरंत बाद तैयार किया गया था। अप्रैल 2011 में पीसी पांडे ने इन रिपोर्ट्स को स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने पेश किया। पांडे 2002 के दंगों के वक्त अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर थे। सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल 7 फरवरी को गुजरात सरकार को यह निर्देश दिया कि वो सभी पीसीआर रिकॉर्ड्स और खुफिया रिपोर्ट जाकिया जाफरी को सौंप दें, ताकि वो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के खिलाफ विरोध याचिका दायर कर सकें, जिसने गुजरात सरकार को क्लीन चिट दे दी थी। 28 फरवरी 2002 को जाकिया जाफरी के पति और कांग्रेस सांसद एहसान जाफरी को 69 और लोगों के साथ गुलबर्ग सोसाइटी में जिंदा जला दिया गया था। अपनी शिकायत में जाकिया ने दंगा भड़काने के लिए नरेंद्र मोदी और 57 दूसरे लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग की। फिर भी गुजरात सरकार की भूमिका की जांच करने वाली एसआईटी ने मार्च 2012 में क्लोजर रिपोर्ट पेश कर दी। इस रिपोर्ट में दंगे को रोकने में नाकामी के लिए गुजरात सरकार की खिंचाई की गई थी, लेकिन एसआईटी को मोदी और दूसरे आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने लायक सबूत नहीं मिले। इसी सुबह जाकिया जाफरी ने एसआईटी से नरेंद्र मोदी को मिली क्लीन चिट के खिलाफ एक विरोध याचिका दायर की। जिन पीसीआर रिकॉर्ड्स और स्टेट इंटेलिजेंस ब्यूरो रिपोर्ट्स को आप देखने जा रहे हैं, वो सारे जाकिया जाफरी की तरफ से दायर याचिका में शामिल हैं। एसआईटी के सामने गुजरात पुलिस ने ऑन रिकॉर्ड ये दावा किया है कि इन पुलिस वायरलेस मैसेजेस को हासिल नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनको नष्ट कर दिए जाने की संभावना है। लेकिन ये सच नहीं है। आज तक की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपके सामने है। आज तक ब्यूरो। दरअसल जो रिपोर्ट है
या जो पुलिस उस वक्त रिपोर्ट भेज रही थी, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट भेजी जा रही थी, उसमें 28 तारीख को 11:58 पे इस बात का भी जिक्र किया गया था कि नरोदा, पाटिया के और गुलबर्ग सोसाइटी के आसपास बड़ी तादाद में लोग जमा हो रहे हैं। ये सारे सवाल दरअसल इसलिए अब महत्वपूर्ण हो चुके हैं क्योंकि अब जाकिया जाफरी ने विरोध रिपोर्ट एक दर्ज कराई है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अगर आप कराना चाहें तो इतने 3 हफ्तों के भीतर आप करा दीजिए और एसआईटी ने जो क्लीन चिट दी है उसके विरोध में आप कीजिए। जाकिया इस समय हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, उनके बेटे तनवीर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम ये बता दें कि उनसे बात करने के बीच में हमारे साथ कुछ और मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन हम उस रिपोर्ट्स का भी आपको हिस्सा दिखलाएंगे जिसका जिक्र हम कर रहे हैं कि वो किस तरीके से सरकार के पास मौजूद थी, लेकिन 48 घंटे सरकार खामोश रही, आंख बंद रख के। जाकिया जाफरी, आपने विरोध रिपोर्ट दर्ज कराई है। जो रिपोर्ट बताती है, जो पुलिस और इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है, उसके मुताबिक सरकार को जानकारी थी कि गुलबर्ग सोसाइटी में क्या होने वाला है। क्या आपने इस बात का जिक्र किया है अपने विरोध अर्जी में? कौन सी आज जो सबमिट करी है उसकी बात कर रहे हैं? जी। हेलो, हाँ अमित, जो आज आपने सबमिट करी रिपोर्ट, उसमें आपने जिक्र किया है इन रिपोर्ट्स के बारे में, ऐसा पूछ रहे हैं? जो ये पीसीआर रिपोर्ट्स रहता है भी। जी हाँ, मैंने किया था कि जो 2006 में जो मैंने जो रिपोर्ट दी थी उसका तो मुझे नहीं, लेकिन आज जो मेरे को ये उन्होंने दी है रिपोर्ट, उसमें मैंने ये दिया था कि वहाँ उस रोज़ जो है तो कोई वहाँ पर कोई आया ही नहीं था, मतलब कोई पुलिस थी नहीं हमारे आजू बाजू, और इसके अंदर किसी कोई बड़े इंसान का जो है हमारा जो यहाँ पर उनकी उसमें हाथ था, क्योंकि पुलिस भी हमारे साथ में नहीं थी। इसलिए मैंने ये रिपोर्ट अभी आज जो मैंने कहा वो ये कहा है। जी, हम दर्शकों को एक चीज और बता दें, दरअसल जब दंगे हो रहे थे, एक मिनट, हम दर्शकों को ये बता दें, उस समय कुछ पुलिस कंट्रोल रूम बनाए गए थे। एक अहमदाबाद में था, उसके 6 किलोमीटर के दायरे में जिसका जिक्र हो रहा है गुलबर्ग सोसाइटी का, वह भी हिस्सा आता था। गांधीनगर पुलिस भवन में भी एक बनाया गया था, पुलिस के लिए व्यवस्था की गई थी, स्टेट पुलिस कंट्रोल रूम था, और इसके अलावा एक स्टेट इंटेलिजेंस के हेडक्वार्टर में भी एक व्यवस्था की गई थी जहां पर सारी जानकारी आ रही थी। हम जो आपको रिपोर्ट अब दिखाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक सवाल आपसे तनवीर, कि जो सरकार का रुख रहा और एसआईटी का जो रुख रहा, क्या इन सब परिस्थितियों के बीच आपको लगता है कि न्याय में देरी हो रही है या न्याय नहीं मिल पा रहा है? किन परिस्थितियों में आज आपकी मानसिकता है? देखिए, ये जो एसआईबी की जो रिपोर्ट्स हैं और जो पीसीआर के जो रिपोर्ट्स हैं, वो एसआईटी के पास 2010 में आ चुके थे, जब उन्होंने इससे पहले मतलब उसके बाद में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश करी थी। तो ये एक बहुत आघातजनक बात है कि एसआईटी ने इस बात का जिक्र ही नहीं किया है सुप्रीम कोर्ट की कोई भी रिपोर्ट में कि उन्हें ये दस्तावेज उनके पास हैं, और उससे ये हम मतलब के कंक्लूसिवली प्रूव कर सकते हैं कि भाई ये जो दंगे हुए थे 27 तारीख से शुरू हो गए थे, पुलिस को, सरकार को और खुद चीफ मिनिस्टर की जानकारी थी और उनकी निगरानी में दंगे हो रहे थे, और वो 28 तारीख को भी हुए, जिसमें गुलबर्ग सोसाइटी और नरोदा पाटिया में इतना सारा कत्लेआम हुआ। ये बात मौजूद थी उनके पास, एसआईटी के पास। उसके बाद भी उन्होंने सरकार सुप्रीम कोर्ट ने छुपाई, और हमको भी एक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के 1 बरस बाद अगर सुप्रीम कोर्ट के कहने पर वापस से जब हम सुप्रीम कोर्ट के हमको डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए जा रहे हैं, तब हमको दी गई है। तो ये ज़रूर है कि ये जो है सबको बचाना चाहते हैं, छुपाना चाहते हैं। मतलब एसआईटी ये किस लिए कर रही है तो अब मैं नहीं कहूँगा, मगर कि ये बचाना चाहती है खुद चीफ मिनिस्टर को और उनके बड़े बड़े अधिकारियों को। अब ये डॉक्यूमेंट से क्लियरली प्रूव हो रहा है कि इन लोगों का उसमें शामिलगिरी थी। जब भड़काऊ भाषण हो रहे थे, कत्लेआम हो रहे थे, उसे रोकने के बजाय उसे होने दिया गया। ये सब क्लियर है, और अब ये कोर्ट को डिसाइड करना है। हमारे प्रोटेस्ट ने लिखा है कि अब आप इसके ऊपर कोर्ट में ट्रायल चलाएं और उनको सबको बुलाएं, श्री कुमार जी को बुलाएं, संजीव भट्ट को बुलाएं, जिन्हें सरकार जो है बार बार डिस्क्रेडिट कर रही है, राहुल शर्मा को बुलाएं और उनसे उनके एविडेंस को लें और उसे पता लगाएं कि वेदर वो एविडेंस एडमिसिबल है या नहीं है। एसआईटी ने इन सब एविडेंसेस को जो है अपने खुद ही इसको डिक्लेयर कर दिया है कि एविडेंस एडमिसिबल नहीं है, जो कि एकदम सरासर गलत है।
और इसमें ज़रूर है कि देरी हो रही है, बट हमें पूरा यकीन है कि हम इस मेहनत के चलते हुए और इतनी सारी जानकारी के चलते हुए कोर्ट सही नतीजे पहुंचेगी और जो गुनहगार है उनको कोर्ट में लाया जाएगा। जाकिया, एक सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे, इससे पहले हम रिपोर्ट दिखलाएं कि जिस दिन जो 28 फरवरी 2002 का जो वाकया है, चूंकि हम ये तो बताने वाले हैं कि पुलिस ने उस समय क्या संदेश भेजे, इंटेलिजेंस ब्यूरो की क्या रिपोर्ट थी, लेकिन उस दिन बड़ा मुश्किल है, लेकिन 11 बरस पहले लौट जाना, और जरा आप याद करके बताइए कि उस दिन कितने बजे क्या हुआ था, आपको कुछ याद है, और कैसे भीड़ वहां आई थी, किस तरीके से जो दंगे हो रहे थे उसमें किस तरह से आग लगाई गई थी, कुछ याद है? पुलिस नहीं थी ये तो आपने कहा, लेकिन कितनी बड़ी तादाद में लोग थे और किस तरीके से घेराबंदी की गई थी? जाकिया जी हाँ, जब बंद का ऐलान हुआ था तो उसके लिए हमको ये मालूम हो रहा था कि बंद का ऐलान होने वाला है, लेकिन इस तरह नहीं मालूम था कि इतना सब हंगामा होगा, उसके पीछे सब इतना ये राज है, मतलब कि ये तो हमें नहीं मालूम था। हम अपने घर में बैठे थे, मतलब इंतज़ार कर रहे थे और अपने सब लोगों को बोल रहे थे कि आप बाहर मत निकलना और कोई किसी पे कोई यूँ भी जरा थोड़ा भी कोई किसी पे पत्थरबाजी ऊपर से नहीं करना, क्योंकि हमारे सामने 3 मंजिले का प्लेट था, सबको समझा रहे थे जाफरी साहब, और हम घर के अंदर सब लोग बैठे थे कि वो 9 बजे के अंदाज में पीसी पांडे वहाँ पर आए अपनी गाड़ी लेकर। वो उनको कुछ ऐसा होगा कि यहाँ बहुत हंगामा होने वाला है, तो उन्होंने बोला कि जाफरी साहब को बुलाया कि वहाँ अंदर से तो गए, और 2 लोग उनके साथ में भी गए बाहर। उन्होंने बोला जाफरी साहब देखिए, अब जो भी देखो बंद का ऐलान है, क्या होने वाला है वो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन आप मेरी गाड़ी में, आपकी मिसिर, और आप चलिए हमारे साथ में चलिए। तो जाफरी साहब ने बोला कि घर में हमारे जो सोसाइटी में सब लोग बहुत धमाल कर रहे थे और रो रहे थे और चीखें निकाल रहे थे कि अब क्या होगा, क्योंकि उनको मालूम था कि 4 रास्ते के ऊपर बहुत बड़े बड़े टोले जमा होकर वो इधर आ रहे हैं। ये उस वक्त हुआ, और फिर वो जाफरी साहब ने उनको नहीं कह दिया कि आप ऐसा करिए, कोई बड़ी गाड़ी का इंतज़ाम कीजिए, तो हम उसमें मैं सबको बिठा देता हूँ, उसके बाद में मैं जी। जाकिया जी 1 मिनट, हम जरा यहाँ पर आपको रोक रहे हैं, 1 मिनट जाकिया जी, 1 मिनट, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो आप बतला रहे हैं, और ये जिस पीसी पांडे का जिक्र है, हम दर्शकों को बता दें कि इन्होंने ही दरअसल बंद लिफाफे में उस दौर में जो भी पुलिस की सूचनाएं आ रही थी 27 तारीख को और 28 तारीख को, बंद के ऐलान से लेकर खून का बदला खून तक के संदेश उसमें दर्ज किए गए थे। आइए हम पहले एक रिपोर्ट दिखला दें जिससे इस बात का सिलसिला शुरू हो कि वो कौन सी रिपोर्ट थी जो पुलिस लगातार दे रही थी, अलग अलग जिलों से लगातार इंटेलिजेंस ब्यूरो दे रही थी, और उस पर आंख मूंद कर सरकार उस वक्त बैठी हुई थी। आइए पहले रिपोर्ट देख लें। 2002 में अहमदाबाद में 2 सेंट्रलाइज्ड पुलिस कंट्रोल रूम बनाए गए थे। शहर के बीचों बीच स्थित शाही बाग में अहमदाबाद पुलिस कंट्रोल रूम। 28 फरवरी को जिस नरोडा और गुलबर्ग सोसाइटी में करीब 150 लोग जलकर मर गए, वो दोनों इलाके पुलिस कंट्रोल रूम के 6 किलोमीटर के दायरे में आते हैं। दूसरा स्टेट पुलिस कंट्रोल रूम गांधीनगर के पुलिस भवन में स्थित है। अहमदाबाद पुलिस कंट्रोल रूम को अहमदाबाद शहर में लोगों के जमावड़े का पूरा संदेश मिल रहा था, वही स्टेट कंट्रोल रूम को राज्य के अलग अलग जिलों से मैसेज मिल रहे थे। फरवरी 2012 में एसआईटी ने अहमदाबाद कोर्ट में एक लिफाफा बंद रिपोर्ट पेश की, जिसमें सिर्फ अहमदाबाद सिटी पीसीआर के मैसेजेस हैं। उस रिपोर्ट की एक कॉपी आज तक के पास है। तीसरा कंट्रोल रूम भी था, वो गांधीनगर के पुलिस भवन के अंदर स्थित स्टेट इंटेलिजेंस ब्यूरो के हेडक्वार्टर में था। ये वही बिल्डिंग है जहां राज्य के डीजीपी बैठते हैं। इस एसआईबी कंट्रोल रूम में राज्य भर में फैले इसके खुफिया यूनिट्स की तरफ से भेजी गई इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आ रही थीं। इनमें अहमदाबाद और गांधीनगर की भी रिपोर्ट्स थी। ये एसआईबी रिपोर्ट्स भी एसआईटी की तरफ से कोर्ट में पेश हो चुकी हैं। इनकी भी एक कॉपी आज तक के पास है। सत्ताईस फरवरी की दोपहर तक गुजरात सरकार के गृह विभाग के पास हर जगह की पुलिस से दनादन ये मैसेज आने लगे कि वीएचपी और बजरंग दल के कैडर लामबंद हो रहे हैं। पूरे राज्य में दंगाई मीटिंग करने लगे, भड़काऊ भाषण देने लगे और भीड़ को उकसाने लगे। पुलिस ने स्टेट इंटेलिजेंस ब्यूरो को सैकड़ों वायरलेस मैसेजेस भेजे जो सभी दस्तावेजों में रिकॉर्ड हैं। जिन दस्तावेजों को आपने पहले कभी नहीं देखा वो आज तक के पास हैं।
गोधरा त्रासदी के चंद घंटों के भीतर ही गुजरात वीएचपी के 3 वरिष्ठ नेता जयदीप पटेल, दिलीप त्रिवेदी और कौशिक पटेल ने राज्यव्यापी बंद के लिए एक बयान जारी किया। 27 फरवरी 2002 को रात 8:38 पर एक अधिकारी ने इस बयान को एसआईबी के हेडक्वार्टर में फैक्स किया था। वीएचपी के महासचिव दिलीप त्रिवेदी और संयुक्त सचिव जयदीप पटेल और कौशिक मेहता ने बयान दिया। वीएचपी ने बंद का ऐलान किया। गुजरात बंद कार सेवकों के मारे जाने के विरोध में है। बयान में कहा गया है कि गोधरा हमले के लिए मुसलमानों ने पहले से तैयारी कर रखी थी। मासूम महिलाओं से छेड़छाड़ हुई और बोगियों में आग लगा दी गई और कार सेवकों को जिंदा जला दिया गया। 27 फरवरी को पूरे दिन एसआईबी कंट्रोल रूम को वो मैसेजेस मिलते रहे जिनमें वीएचपी की भड़काऊ नारेबाजी और लोगों को लामबंद करने की बात थी। विरनगाम, टाउन चाली और गोलवाड़ा इलाके में वीएचपी और बजरंग दल के 75 सदस्य इकट्ठा हुए। इलाके में हालात बेहद तनावपूर्ण। रात 10:12 पर भावनगर सीआईडी इंटेलिजेंस के पुलिस इंस्पेक्टर ने गांधीनगर में गुजरात स्टेट इंटेलिजेंस ब्यूरो के इंस्पेक्टर जनरल को एक फैक्स भेजा। इसमें कहा गया कि साधु समाज के अध्यक्ष गोपाल नंद और स्थानीय वीएचपी नेताओं ने जूनागढ़ में भीड़ को बदला लेने के लिए उकसाया। मैसेज में कहा गया कि वीएचपी नेताओं ने नफरत फैलाने वाले भाषण दिए और हिंदुओं को एकजुट होने के लिए कहा। 27 फरवरी की दोपहर तक दंगे भड़क गए। 27 फरवरी 2002 समय शाम 5:45। स्टेट इंटेलिजेंस ब्यूरो फैक्स मैसेज 273, फाइल 16, एनेक्शर 3, एनेक्शर 3। भेजने वाला पीएम मोहित आनंद सेंटर। साबरमती एक्सप्रेस दोपहर 3 बजे आनंद रेलवे स्टेशन पर पहुंची। कार सेवकों ने स्टेशन पर मौजूद 4 मुसलमानों को छुरा घोंप दिया। आनंद के एक 65 वर्षीय निवासी अब्दुल राशिद की मौत। बाकी सभी आनंद सरकारी अस्पताल में भर्ती। पूरे राज्य से कार सेवकों की तरफ से हिंसक हमलों की रिपोर्ट आने लगी। हिंसा का एक दूसरा केंद्र बन रहा मोड़ासा के वड़ाग्राम में वीएचपी के कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ने लगी। अतिरिक्त सुरक्षा के लिए इमरजेंसी संदेश लगातार आ रहे थे। पूरी भीड़ रात भर उफान पर थी। वो घरों और गाड़ियों में आग लगा रहे थे। इन तमाम चेतावनियों के बावजूद गुजरात सरकार की तरफ वीएचपी नेताओं और उनकी लामबंदी को रोकने की कोई पहल नहीं हुई और न ही वीएचपी और बजरंग दल के सदस्यों को हिरासत में लिया गया। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने अपनी रिपोर्ट में कबूल किया कि वीएचपी के बंद को मोदी सरकार का समर्थन हासिल था। एसआईटी की क्लोजर रिपोर्ट के पेज नंबर 134 में लिखा है, गृह विभाग के अंडर सेक्रेटरी श्री विजय बढ़ेका ने एसआईटी के सामने कहा कि 28 फरवरी 2002 का गुजरात बंद और 1 मार्च 2002 का भारत बंद दोनों को ही बीजेपी का समर्थन था। बंद ने वीएचपी को मनमानी करने की खुली छूट दे दी, बावजूद इसके कि एसआईबी दंगे शुरू होने के संकेत दे रहा था और इन्हें रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने की मांग कर रहा था। वीएचपी और बीजेपी नेताओं ने वापी शहर के सरदार चौक पर भड़काऊ भाषण दिया। वीएचपी के दिनेश बहरी, बजरंग दल के आचार्य ब्रह्मभट्ट, बीजेपी के जवाहर देसाई और आरएसएस के विनोद चौधरी भी मौजूद थे। बोलने वाले भीड़ को गोधरा का बदला लेने के लिए उकसा रहे थे। बजरंग दल और वीएचपी के सदस्य अल्पसंख्यकों पर हमले के लिए मोटरसाइकिलों पर घूम रहे हैं। वीएचपी और बजरंग दल के सदस्य धारदार हथियारों से लैस हैं। जब अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर पीसी पांडे और राज्य के डीजीपी के चक्रवर्ती से एसआईटी ने पूछताछ की, वो लोग इन एसआईबी रिपोर्ट्स का मुकम्मल जवाब नहीं दे पाए। 24 मार्च 2010 को एसआईटी के सामने दिए अपने बयान के पेज नंबर 7 पर पांडे ने कहा है, 27 फरवरी 2002 या 28 फरवरी 2002 को ऐसी परिस्थिति नहीं थी कि कर्फ्यू लगाया जाए और जल्दबाजी में उठाया गया कोई भी कदम शहर में तनाव बढ़ाता। दूसरी तरफ सीमित बल के साथ कर्फ्यू लागू करने से शहर में गंभीर समस्या खड़ी होती और लोग बार बार कर्फ्यू का उल्लंघन करते। आशीष खैतान, दिल्ली आज तक।
क्या वाकई उस दौर में नरेंद्र मोदी राजधर्म का पालन नहीं कर रहे थे? क्योंकि मसला इतना तक नहीं। हम एक छोटे से ब्रेक ये बताते हुए ले रहे हैं कि हमारे साथ बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता मीनाक्षी लेखी जुड़ चुकी हैं, कांग्रेस गुजरात के महासचिव निशीथ व्यास जुड़ चुके हैं, मुकुल सिन्हा वरिष्ठ वकील अवादी जुड़ चुके हैं। लेकिन बात हम ब्रेक के बाद करेंगे। 27 और 28 फरवरी जो जानकारी आ रही थी उसे राज्य सरकार क्या जानबूझकर छुपा रही थी? मीनाक्षी लेखी जी, जो हम दिखला रहे हैं उसके बाद एक सवाल है, क्या इन्हीं सब को देख और समझकर उस वक्त प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने नरेंद्र मोदी से कहा था कि राजधर्म का पालन करना चाहिए? आपको मैं प्रफुल्ल जी बताना चाहती हूँ कि वो जो उनका भाषण है वो एक रिकॉर्डेड भाषण है और यूट्यूब पर उपलब्ध है और आप लोग हर वक्त की तरीके से उसकी पहली लाइन दिखाते हैं और कंक्लूडिंग लाइंस जो हैं या अगली 2 लाइन जो है वो आप नहीं दिखाते हैं। उसमें उन्होंने ये कंक्लूड किया है कि और वही नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। अब कैसे कर रहे हैं मैं बताती हूँ आपको। वह ऐसे कर रहे हैं कि पहली बात तो जो डॉक्यूमेंट आप लोगों ने दिखाए हैं वो SIT की एविडेंस के रिकॉर्ड में है और वो सरकार ने SIT को दिए थे और वो जो तकलीफ थी इन लोगों को देने की जाकिया जाफरी और तमाम लोगों को, क्योंकि हम अच्छी तरह जानते हैं कि तीस्ता सीतलवाड़, मुकुल सिन्हा और इस तरीके के तमाम लोग एकजुट होकर ये गलत फहमियां लोगों के मन में फैलाएंगे और एक मीडिया ट्रायल शुरू होगी। आज जो SIT के खिलाफ इन्होंने प्रोटेस्ट पिटीशन डाली है, अभी कोर्ट ने उस पर सुनवाई भी नहीं की है कि वो मीडिया के अंदर खबरें उछालना और गलत तरीके से पेश करना चालू हो गया है। और उसी सिलसिले में मैं जाकिया जाफरी के विषय में 2 लाइनें बताना चाहती हूँ कि 2002 में 161 का इन्होंने बयान दिया पुलिस को और उसमें कहा कि अगर गुजरात पुलिस समय सिर पहुंचकर हमको जेल वैन्स में वहां से नहीं निकालती तो जो मॉब वहां पे खड़ा था वो हमें मार डालता। और यही बात इन्होंने 2003-2004 में नानावती कमीशन के आगे रिपीट की है। 2005 और 2006 में एक कंप्लेंट दाखिल होती है जिसमें ये को पिटिशनर बन जाती हैं तीस्ता सीतलवाड़ के साथ और 69 लोगों के खिलाफ एक अजीब सी कंप्लेंट, बहुत जनरलाइज सी कंप्लेंट दाखिल होती है और उसके आधार पर एक SIT सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट करती है। और उस SIT के माध्यम से जब 2008 में इनके बयान को लेकर इनसे पूछताछ शुरू होती है तो वो कहते हैं कि जी मेरी कोई पर्सनल नॉलेज नहीं है और जिसने आपके चैनल के लिए ये स्टोरी की है वो खुद गवाह है। आशीष खेतान तहलका में काम करते थे और उनका पर्सनल इंटरेस्ट है इस स्टोरी को चलाने में। तो मैं माफ़ी चाहती हूँ कि जब ऐसे बहरूपिये जो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू को प्रोपेगेट करते हैं उन लोगों को आप एक जर्नलिस्ट का मुखौटा पहनाकर मत घुमाएं, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू को जो है दिखाते हैं, ना कि एक बैलेंस पॉइंट ऑफ व्यू को। उस समय क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ उसको छुपाया जा रहा है। चलिए ये आपने अच्छी बात की, इस बात का जिक्र कर दिया, क्योंकि हमें लगता है कि अब हम ब्रेक के बाद जो रिपोर्ट दिखाएंगे वो उस बात का भी जिक्र है कि 27 और 28 तारीख को जो इंटेलिजेंस ब्यूरो रिपोर्ट भेज रही थी स्टेट की, और उस जानकारी का जिक्र नरेंद्र मोदी ने 5 मार्च को ना अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया ना एक इंटरव्यू में किया। उसके बाद इन सारी स्थितियों को लेकर प्रवक्ता उस समय जो थे उन्होंने भी इस बात का जिक्र नहीं किया कि ये सारी चीज आ रही थी सूचना। उनका कहना था बस स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। लेकिन हम इस पे चर्चा शुरू करेंगे ब्रेक के बाद। शुरू 27 तारीख को जो कुछ हुआ और उसके बाद जिस तरीके से गुजरात में देखने को मिला वो दंगों की शक्ल में, कत्लेआम की शक्ल में, जिस भी रूप में बीते 12 बरस से बार बार ये परिस्थितियां आती रही हैं सामने। लेकिन इन सब के बीच अब जो हम आपको लगातार दिखला रहे हैं ये वो सच है जो कि दस्तावेजों में दर्ज है, SIT के पास है और उसकी एक कॉपी जाकिया को दी गई। बीजेपी का कहना है कि बार बार जाकिया ने अपनी बातों को बदला है। जाकिया, हम बहस शुरू करें उससे पहले एक सवाल का जवाब, क्या इन 12 बरस में, 12 कहें 11 बरस में कहिए, 11 बरस में
जो बात लगातार आई उसमें गुलबर्ग सोसाइटी की घटना को लेकर, उसमें आपके बयानों में कई बार अंतर आया है क्या? और अगर अंतर आया है तो उसकी वजह क्या रही है जिसका जिक्र बीजेपी के नेता कर रही है? वो अंतर आने की क्या जरूरत है? वो तो जो एक बात पहले जो हो चुकी है, सही बात है। वो जो मैंने की है वहाँ पर, क्या उसमें अंतर से अलग अलग बदल के बात करने की क्या जरूरत ही क्या है? एक मरतबा जैसा कत्ल हुआ तो एक ही वक्त हुआ, तो उसको बार बार के इस तरह कत्ल होगा, उस तरह कत्ल होगा, ये तो गलत बात है उनकी। मैं जो पहले से कहती आई हूँ वो इस तरह से मैंने कहा है, उनके सुनने में, उनके जो मेरे इस्तेमाल करने में ये बात फर्क पड़ा है। बाकी मैं जो जिस तरह पहले से जो 27 तारीख के बाद में अभी तक 11 साल से जो कहती आई हूँ वही कह रही हूँ। मैं क्यों गलत कहूँगी? अब अगर उनको जो फैसला देना है वो दे भरा, लेकिन मैं जो हकीकत में जो कहती हूँ वही कहती हूँ, मैं कभी उसे बदली नहीं हूँ। जी, इन स्थितियों में जो भी सवाल उठ रहे हैं उसमें निशीत व्यास जी, आप गुजरात कांग्रेस के महासचिव हैं, एक सवाल का जवाब दीजिए कि क्या ये पूरा का पूरा मुद्दा सिर्फ राजनीतिक तौर पर लिया जा रहा है, या जो दस्तावेज सामने आ रहे हैं उन दस्तावेजों को लेकर 11 बरस तक इसको लेकर लगातार निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में यह मामला चल रहा है? आज की पोजीशन गुजरात में यह है कि नरेंद्र मोदी वहां से गुजरात से निकलकर दिल्ली आने का रास्ता नाप रहे हैं और 2002 की परिस्थिति उनके पीछे अब भी पड़ी हुई है, छोड़ नहीं रही है। क्या यह सिर्फ एक राजनीतिक मसला है कांग्रेस के लिए? देखो, ये कतई राजनीतिक मसला रहा नहीं है कांग्रेस के लिए, और एक हिंदुस्तानी के लिए कतई होना नहीं चाहिए। जो हादसा और जो वारदात हुई है, मैं जाकिया जी को सादर प्रणाम करता हूं। इस एज में पर जिस तरह से उन्होंने सब्र रखा है, अपने शब्दों में जो मर्यादा रखी है, शायद मेरे परिवार के साथ ऐसा वाकया हो और मैं इतनी सभ्यता से बात करूं, शायद संभव नहीं हो सकता है। मैं उनको सलाम करता हूं, उनके सब्र करने की जो आदत रही है, और मीनाक्षी जी जिस तरह से उनके लिए शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर एक हिंदुस्तानी है तो हमारी ये फर्ज बनती है कि अगले की एज को भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। उन्होंने कह दिया कि किसी की कोठरी बनी थी, वो मुकुल जी और वो तेस्ता सीतलवाड़ जी और किसी, हम उनसे जवाब लेते हैं। ये हम सोच रहे थे कि इसका जवाब से बात हम एक मिनट निशित जी इसका जवाब लेते हैं। हम एक रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं। उससे पहले ये रिपोर्ट भी बतलाती है कि दरअसल जिसका जिक्र हो रहा है गुलबर्ग सोसाइटी का, वहां के बारे में भी जानकारी 11:58 पे सुबह आ गई थी और ये खुफिया रिपोर्ट थी जो बतला रही थी कि क्या स्थिति बन रही है। पहले ये रिपोर्ट देख लेते हैं। साढ़े 3,000 पन्नों का पीसीआर वायरलेस संदेश, 4,000 पन्नों की राज्य के खुफिया विभाग की रिपोर्ट। 11 साल बाद आज तक आपको दिखाएगा गुजरात दंगों का वो सच जो अब तक कहीं नहीं दिखाया गया। राज्य सरकार ने एसआईटी के सामने कहा कि 2002 का गुजरात दंगा गोधरा त्रासदी की त्वरित प्रतिक्रिया थी, लेकिन दस्तावेजी सबूत कुछ अलग ही कहानी बयां करते हैं। पीसीआर और एसआईबी संदेश ये बता रहे हैं कि राज्य प्रशासन को लगातार खुफिया चेतावनियां आ रही थीं, जिनमें व्यवस्थित तरीके से दंगा शुरू होने के संकेत मिल रहे थे, लेकिन इस पर कार्रवाई करने में सरकारी तंत्र नाकाम रहा। राज्य का खुफिया ब्यूरो लगातार खतरे की घंटी बजाता रहा। गृह विभाग को दंगा भड़कने की संभावना को लेकर संकट भरा संदेश भेजता रहा। कार सेवकों के शव को लेकर प्रदर्शन शुरू हो गया, लेकिन रिकॉर्ड बताते हैं कि वीएचपी और उसके कार्यकर्ता भीड़ का उन्माद बढ़ाने में जुटे रहे। 28 फरवरी 2002 को रात के करीब 12:30 बजे राज्य खुफिया ब्यूरो को एक फैक्स मिला, जिसमें अहमदाबाद में शव लाए जाने की हालत में दंगा भड़कने की संभावना को लेकर चेतावनी दी गई। उस वक्त वीएचपी की राज्य इकाई के अध्यक्ष जयदीप पटेल 54 कार सेवकों की लाश को लेकर गोधरा से अहमदाबाद के रास्ते में थे। तारीख 28 फरवरी 2002,
वक्त रात के 12:30 बजे। स्टेट इंटेलिजेंस ब्यूरो फैक्स नंबर 525। शवों को अहमदाबाद के कालूपुर रेलवे स्टेशन लाया जाएगा। शवों का अंतिम संस्कार किया जाएगा। वीएचपी ने बंद बुलाया। अहमदाबाद में दंगा भड़कने की जबरदस्त संभावना। रोकथाम के लिए कार्रवाई की जाए। तारीख 28 फरवरी 2002। वक्त जानकारी नहीं। राज्य खुफिया ब्यूरो के गृह सचिव और सभी पुलिस कमिश्नर, सभी एसपी को रिपोर्ट भेजी। वीएचपी ने गुजरात बंद बुलाया। जरूरी निगरानी रखी जाए। शवों को लेकर मोटरों का काफिला सुबह के 3:34 पर आखिरकार अहमदाबाद के 16 सिविल अस्पताल पहुंच गया। 16 अस्पताल के बाहर वीएचपी और आरएसएस कार्यकर्ताओं की भीड़ पहले से ही जमा थी। 16 सिविल अस्पताल के बाहर तैनात पीसीआर वैन ने शहर के पुलिस कंट्रोल रूम को संदेश भेजा। अस्पताल और पुलिस कंट्रोल रूम के बीच की दूरी 11 किलोमीटर थी। तारीख 28 फरवरी 2002। वक्त सुबह के 4 बजे। पृष्ठ संख्या 5790। एनेक्शर 4 फाइल 14। आरएसएस के 3000 सदस्यों की भीड़ 16 अस्पताल के इर्द गिर्द जमा हो गई। तारीख 28 फरवरी 2002। वक्त सुबह के 7:14। पीसीआर वायरलेस संदेश। पृष्ठ संख्या 5796। एनेक्शर 4 फाइल 14। 16 अस्पताल के करीब भीड़ जमा होने लगी। भीड़ बेकाबू होती जा रही थी और कभी भी हिंसा भड़क सकती थी। भीड़ बेकाबू होती जा रही थी और कभी भी हिंसा भड़क सकती थी। तारीख 28 फरवरी 2002। वक्त सुबह के 7:17। पीसीआर वायरलेस संदेश 16 अस्पताल। पृष्ठ संख्या 5797। एनेक्शर 4 फाइल 14। 500 लोगों की भीड़ ने ट्रैफिक रोक दिया। सुबह के 8:10 पर कंट्रोल रूम से संदेश आया कि 3 एसआरपी कंपनियां 16 अस्पताल के लिए रवाना कर दी गईं। तारीख 28 फरवरी 2002। वक्त सुबह के 11:55। पीसीआर वायरलेस संदेश। पृष्ठ संख्या 5894। एनेक्शर 4 फाइल 14। भीड़ ने गाड़ियों में आग लगा दी। हाईवे पर आगजनी। तारीख 28 फरवरी 2002। वक्त सुबह के 11:55। पीसीआर मैसेज स्टेट खुफिया ब्यूरो। पेज नंबर 6162। एनेक्शर 4 फाइल 14। 16 अस्पताल और हाई कोर्ट के करीब दंगा शुरू हो गया, जहां शव ले जाए गए। ये खुलासे बताते हैं कि कैसे भीड़ को अस्पताल के बाहर जमा होने दिया गया और हिंसा शुरू होने के बावजूद कर्फ्यू नहीं लगाया गया। जब पांडे एसआईटी के सामने पेश हुए तो उनसे ये नहीं पूछा गया कि पुलिस बल की मौजूदगी के बावजूद क्यों नहीं भीड़ को तितर-बितर किया गया। पांडे ने एसआईटी के सामने अपने बयान में ये दावा किया कि उन्होंने सुबह के करीब 10 बजे अस्पताल का दौरा किया और सब कुछ सामान्य पाया गया। पांडे ने एसआईटी के सामने ये भी दावा किया कि वहां गोधरा में मारे गए लोगों के लिए कोई अंतिम यात्रा नहीं निकाली गई। लेकिन पीसीआर से मिले संदेश साफ साफ बताते हैं कि वहां न केवल अंतिम यात्रा निकाली गई बल्कि अस्पताल के आसपास दंगा भी भड़का। तारीख 28 फरवरी 2002। वक्त सुबह के 11:58। पीसीआर संदेश 16 अस्पताल। स्टेट खुफिया ब्यूरो। पेज नंबर 5907 और 5925। एनेक्शर 4 फाइल 14। 10 शवों को लेकर अंतिम यात्रा रामोल जनता नगर से लेकर हटकेश्वर शमशान घाट तक निकाली गई। अंतिम यात्रा में 6000 लोग एक साथ थे। अंतिम यात्रा को पूरे शहर में घुमाया गया। भीड़ अहमदाबाद के गुलबर्ग सोसाइटी, नरोडा पाटिया और नरोडा ग्राम के करीब बेकाबू होने लगी। तारीख 28 फरवरी 2002। वक्त दर्ज नहीं। पीसीआर संदेश खेड़ ब्रह्मा, साबरकांठा, com/538। स्टेट इंटेलिजेंस ब्यूरो। पेज नंबर 258। एनेक्शर 3 फाइल 19। कार सेवकों की अंतिम यात्रा साबरकांठा जिले के खेड़ ब्रह्मा में निकालने की इजाजत दी गई। हालात तनावपूर्ण। खेड़ ब्रह्मा में 2 मुसलमानों को चाकू मारा गया। 28 फरवरी 2002। वक्त दर्ज नहीं।
पीसीआर संदेश खेड़ ब्रह्मा साबरकांठा, स्टेट इंटेलिजेंस ब्यूरो, पेज नंबर 262, एनेक्चर 3, फाइल 19। खेड़ ब्रह्मा के रास्ते में 150 बजरंग दल के कार्यकर्ता। 28 फरवरी 2002, वक्त शाम के 3:32। पीसीआर मैसेज खेड़ ब्रह्मा साबरकांठा, स्टेट इंटेलिजेंस ब्यूरो, पेज नंबर 254, एनेक्चर 3, फाइल 19। साबरकांठा में गोधरा कांड में मारे गए बाबूभाई पटेल की अंतिम यात्रा की इजाजत। विशेष जांच दल ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट के पेज नंबर 59 से 64 के बीच अपनी रिपोर्ट दी कि वहां कोई अंतिम यात्रा नहीं निकाली गई और इसी आधार पर गुजरात सरकार को क्लीन चिट दी गई। लेकिन पीसीआर संदेश अहमदाबाद में दंगा भड़कने से पहले गुजरात सरकार की भूमिका को लेकर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। आशीष खैतान, अहमदाबाद, आज तक। मुकुल सिन्हा जी, इन सब का कानूनी महत्व कितना है? ये सब नानावटी कमीशन में आज से करीब 4 साल पहले आ चुका है। ऐसा बहुत सारे इंफॉर्मेशन है जो आराम से लोग तक पहुंच सकता है, लेकिन एसआईटी ने सब रोका जी। चलिए, कुछ आवाज में गड़बड़ी है, नहीं आ पा रही है। हम छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं, तब सवाल करेंगे। जो रिपोर्ट दिखला रही है वो बता रही है कि 27 और 28 तारीख को जो जानकारियां आ रही थी उस पर पहल नहीं हो रही थी। इसका कोई कानूनी महत्व है मुकुल सिन्हा जी? मुकुल जी, हमारी आवाज अब तक आ रही है तो हम जानना चाहते हैं कि जो भी पुलिस की जानकारी, इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट 27 और 28 की हम दिखा रहे हैं, इसकी कानूनी महत्ता कितनी है? देखिए, आप फिर से आपका सवाल कीजिएगा ना, क्योंकि आवाज यहाँ बहुत कम आ रहा है। इसका इंपॉर्टेंस कितना है कानूनी तौर पर इन दस्तावेजों का? देखिए, इन दस्तावेज जो मैं मानता हूं कि नानावटी कमीशन के थ्रू भी आया था और उसके बाद भी आया था, इन दस्तावेजों का काफी महत्व है और काफी अहम है, क्योंकि ये तमाम दस्तावेज पब्लिक डोमेन से बाहर रखा गया था आज तक। दुर्भाग्य इस बात का है कि एसआईटी के आने के बावजूद भी जिस प्रकार का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए था उस प्रकार का इन्वेस्टिगेशन ना तो किया गया। मैं तो यहां तक कहूंगा कि कई जगह पे जिन इन्वेस्टिगेशन को करना चाहिए था उन लोगों ने जानबूझ के नहीं किया है। मैं आप के सामने एक उदाहरण भी रख सकता हूं, जैसे कि नरोड़ा पाटिया केस में जब हम लोग ने सब मांग किया था मायाबेन कोतवानी का अरेस्ट करवाने के लिए, तब एसआईटी ने शुरुआत में बिल्कुल नजरअंदाज किया था और अरेस्ट होने के बाद जब उन्हें बेल मिला, उसके बाद बेल मिलने के बाद भी उनके उस ऑर्डर के खिलाफ कभी अपील किया नहीं गया था। ओके, आप बता रहे हैं कि किस तरीके से अनदेखी की गई। मीनाक्षी लेखी जी, क्या ये दस्तावेज नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किल पैदा कर सकते हैं, आपको ऐसा लगता है? नहीं, और मैं उसमें आपको कुछ एक चीज़ें पढ़ के बताना चाहती हूँ कि जिस गुलबर्ग सोसाइटी की बात हो रही है और व्यास साहब ने कहा कि महिला हैं, उनकी उम्र की कदर करनी चाहिए, तो मैं उनको 2-3 पक्ष बताना चाहती हूँ कि जब साबरमती एक्सप्रेस को जलाया गया तो उसमें कुछ कांग्रेस के नेता, जो लोकल नेता थे, वो शामिल थे और गुलबर्ग सोसाइटी में भी मे सिंह चौधरी कांग्रेसी कॉरपोरेटर थे जो उसमें शामिल थे।
तो जब ये उम्र की बात करें या इस तरीके की बात करें तो एक और लाइन मैं उसमें जोड़ना चाहती हूँ कि उम्र के साथ साथ ऐसे लोगों को जो दुख से पीड़ित हैं, जिनके परिवार में से किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है, उसका गैर जिम्मेदारान इस्तेमाल करना कितना सही है। सही नहीं है। और इसके लिए शायद एक मिनट मीनाक्षी लेखी जी, हमारे पास देखिए समय की भी एक सीमा है। एक मिनट मेरे को जरा जाकिया जी, हम आपसे एक आखिरी बात जानना चाहते हैं, क्या न्याय मिलेगा या राजनीतिक बयानों में चीजें गुम हो जाएंगी? जाकिया जी, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, वापस से सवाल करिए उनसे। जाकिया जी से हम जानना चाहते हैं, कोई उम्मीद है या स्थिति और लंबी खिंचेगी? जी हाँ, आपको हाँ बहुत उम्मीद है, कुछ नहीं बहुत ही ज्यादा उम्मीद है। उम्मीद है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जाकिया जी आपका भी, मीनाक्षी लेखी जी आपका भी, तनवीर साहब आपका भी, निशीत जी आपका भी, और मुकुल सिन्हा आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया। ये वो दस्तावेज थे जो निकल कर सामने आए हैं, जो एसआईटी के सामने रखे गए, और यही आरोप लगा कि क्या उसको नजरअंदाज जांच के दौरान कर दिया गया है। इंतजार करना होगा, क्योंकि विरोध याचिका जाकिया ने आज ही दायर की है, अहमदाबाद मेट्रोपॉलिटन के सामने की है। छोटा सा ब्रेक, हम खबरों का सिलसिला जारी रखें, लेकिन ब्रेक के बाद